बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा भाई गूंगा था जो बहुत मशहूर हो गया क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं दुल्हनों को तैयार करता था जो 40 साल की होती थी। यूं ज्यादातर भाई के पास वही औरतें आती थी जो तलाक याफ्ता या बेवा होने के बाद दूसरी शादी करती थी। लेकिन मुझे उस वक्त बड़ा तजस्सुस होता था जब भाई दुल्हन के दुपट्टे के साथ कोई गिरह बांधकर इशारे से समझाता था कि उसे खोलना नहीं वरना तलाक हो जाएगी। मैं जानना चाहती थी कि उस दुपट्टे में भाई ऐसा क्या बांधता है क्योंकि ये राज किसी को भी मालूम न था। यूं मैंने ड्रामा रचाया और गरीब सी औरत को कुछ पैसे देकर दुल्हन बनवाया, इसी शर्त पर कि वो गिरह लगा दुपट्टा मुझे देगी। यूं उस रात कमरे में आकर जब मैंने वो गिरह खोलकर देखी तो जान निकल गई क्योंकि उसमें गूंगा भाई। मेरा नाम अनम है जबकि मेरे गूंगे भाई का नाम फयाज है। फयाज पैदाइशी गूंगा था। वो 2 साल का हुआ तो हमारे घर में सब परेशान हो गए कि आखिर ये बोलता क्यों नहीं है। अम्मी उसे हकीम साहब के पास लेकर गई तो उन्होंने बताया कि फयाज गूंगा है, ये कभी भी नहीं बोल पाएगा। जब इस बात का इल्म अम्मी को हुआ तो उनके दिल के सारे अरमान मर गए थे। वो रोकर कहने लगी, अल्लाह ने एक ही बेटा दिया और वो भी गूंगा है, ये हमारा क्या सहारा बनेगा? इसका सहारा भी हमें ही बनना पड़ेगा। यूं वक्त गुजरता गया और हम सब बड़े होते गए। अम्मी ने मुझे तो 5 जमातें पढ़वा दी थी मगर फयाज को तालीम ये सोच कर न दिलवाई कि गूंगे ने पढ़कर क्या करना है, इसने कौन सा हमें कमा कर देना है। खैर, मैं फयाज से 5 बरस बड़ी थी। मैं उसका बहुत ख्याल रखा करती थी। अम्मी ने तो उसे गूंगा समझकर बेकार चीज जान लिया था। हम दोनों जवान हो गए तो मेरा रिश्ता मेरी खाला ने मांग लिया। सब बहुत खुश थे। उन दिनों अम्मी ने मुझे नया सुर्खी पाउडर लाकर दिया था। मैं अपने मेकअप की चीजों को बहुत संभाल कर रखती थी क्योंकि हमारे वसाइल भी बहुत कम ही थे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे वालिदैन को मेरी शादी पर फिर से इन चीजों पर खर्चा करना पड़े, इसीलिए मैंने वो चीजें अपनी संदूक में छुपा कर रख दी थी। एक दिन अम्मी ने मुझे बताया कि तुम्हारी खाला आज तुम्हें अंगूठी पहनाने आएंगी, तुम नया जोड़ा पहनकर तैयार हो जाना। मैं बहुत खुश हो गई थी। मैं जल्दी से अपने कमरे में गई और वो जोड़ा निकाल लिया जिस पर मैंने अपने हाथों से कढ़ाई की थी। फिर मैं संदूक खोलकर बैठ गई। उसमें से अपना मेकअप का सामान निकालकर बड़े गौर से देखने लगी थी। फिर दिल में ख्याल आया कि ये सामान नया का नया ही रहने देती हूँ। अपनी किसी सहेली से उधार मांगकर आज के दिन गुजारा कर लूंगी। मैं अपनी सोचों में ही मगन बैठी थी जब मेरा गूंगा भाई मेरे पास आया और हाथों के इशारे से मुझे कहने लगा कि बाजी, तुम्हारा मेकअप का सामान कितना प्यारा है। मैं मुस्कुरा दी और वापस उठाकर वो सामान संदूक में रख दिया। फयाज घर में इधर उधर भागा फिर रहा था। उसने मेरी मंगनी का इंतजाम बहुत खुशअस्लूबी से किया था। मैं नहा धोकर नया जोड़ा पहनकर कमरे में चली गई ताकि तैयार हो सकूं। मगर सामने का मंजर देखकर तो कदमों तले से जमीन निकल गई क्योंकि मेरा गूंगा भाई मेरे मेकअप के सामान को गोद में रखकर बैठा था और किसी माहिर की तरह अपने मुंह पर लेपा पोती कर रहा था। मैं अजीब से एहसास के तहत आगे बढ़ी और फयाज को उसके कॉलर से पकड़कर उठाया और उसके मुंह पर तमाचा दे मारा। वो आंखों में आंसू भरकर मुझे देखने लगा था। मैं गुस्से से बोली, ये क्या बेहुदा हरकत की है तुमने? लोगों को पता चलेगा ना कि फयाज ने मेकअप रखा है तो लोग तुम्हें ख्वाजा सरा मान लेंगे। फयाज अपने गाल सहलाने लगा था। उसकी आंखों से आंसू बरस रहे थे। मुझे उस पर तरस नहीं बल्कि मजीद गुस्सा आ रहा था। फयाज ने मुझे इशारे से मेकअप की तरफ मुतवज्जा किया और पूछा, ये मेकअप अच्छा है ना? मेरा तो उसकी ढटाई पर खून खोल गया था। इससे पहले कि मैं फिर से अपना हाथ उठाती उसने अपने बचाव के लिए अपने हाथों से मुंह को छुपा लिया था। तब मेरे दिल में ख्याल आया कि एक बार इसकी बात समझने की कोशिश तो करूं, आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। मैं बोली, फयाज, तुमने ये मेकअप क्यों किया है? उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपने कपड़ों वाली संदूक के पास ले गया। उसने अपनी एक कॉपी निकालकर मुझे पकड़ा दी थी। उस कॉपी पर फयाज ने किसी माहिर मुसव्विर की तरह चेहरे बना रखे थे जिन पर उसने बहुत खूबसूरत सा मेकअप किया हुआ था। उसने इशारों से मुझे बताना शुरू कर दिया। वो बोला कि मुझे शुरू से मेकअप का बहुत शौक था, कभी किसी से तस्करा नहीं किया क्योंकि घर के हालात अच्छे नहीं थे। मैं कॉपी पेंसिल पकड़कर अपने दिल के अरमान पूरे किया करता था। आज आपका मेकअप का सामान देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि आज मैं अपने फन का इम्तिहान लूं कि मैं सिर्फ कॉपी पेंसिल की हद तक ही महदूद हूं या चेहरों को भी संवार सकता हूं। मेरे पास कोई चेहरा मुयस्सर नहीं था, इसीलिए मैंने अपने चेहरे पर ही मेकअप कर लिया। आप खुद ही बताएं कैसा मेकअप है? मैंने गौर से देखा तो फयाज के फन पर दंग रह गई थी। मैं बोली, फयाज, तुमने तो कमाल कर दिया है। उसने खुशी खुशी फिर से इशारे किए और बोला, बाजी, आपके चेहरे पर मेकअप आज मैं करूंगा। मैंने इस बात में सर हिला दिया और उससे वादा कर लिया कि वही मेरे चेहरे का मेकअप करेगा। मैंने फयाज से कहा, तुम जल्दी से अपना मुंह धोकर आ जाओ, इससे पहले कि कोई तुम्हें इस रंग में देखे और बातें बनाने लगे। तुम अपना हुलिया बदल लो। फयाज मुंह धोकर आ गया और अब वो मेरे चेहरे पर मेकअप कर रहा था।
आधे घंटे में उसने मुझे तैयार कर दिया था। मैंने जब आईने में अपना चेहरा देखा तो खुद को पहचान न सकी थी। मैं बेहद हसीन लग रही थी। मैंने फयाज को दाद दी तो वो मुस्कुराने लगा था। जब मैं बाहर निकली तो सब मुझे देखकर दंग रह गए थे। एक एक औरत उठकर मेरे पास आ रही थी और मुझसे पूछ रही थी कि तुम्हारे चेहरे पर इस कदर खूबसूरत मेकअप किसने किया है। मैंने सबके सामने फयाज का नाम ले दिया था। उन दिनों में पॉलर इतने आम नहीं हुआ करते थे। अब तो खैर से हर गली कोने में पॉलर खुल चुके हैं। मेरी मंगनी की तकरीब पर मेरे हिस्से में काफी पैसे आए थे। मैंने अपने पैसों में से 500 का नोट निकालकर फयाज को दे दिया और बोली, ये तुम्हारी पहली कमाई है। वो इस कदर खुश था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। फिर तो फयाज का ये काम चल पड़ा था। अम्मी ये देखकर हैरान थी कि फयाज तो अब्बू से दुगना कमाने लगा है। अब अम्मी को अपने रवैये पर शर्मिंदगी हुई कि मैंने किस तरह उम्र भर अपने बेटे को बेकार चीज समझा। अम्मी कहने लगी, अनम, तुमने तो हम पर बहुत एहसान किया है जो फयाज को मेकअप सिखा दिया है। मैं अम्मी की बात सुनकर मुस्कुरा दी थी। वो अब भी फयाज को क्रेडिट नहीं देना चाहती थी। मैं बोली, अम्मी, ये सब फयाज का खुद का हुनर है। मुझे तो ढंग से सुर्खी भी लगानी नहीं आती। अम्मी, आपको एक बात कहूं, अल्लाह ने इस दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं बनाई जो बेफायदा हो। आप अपने इर्द गिर्द फैली हर चीज का बगौर जायजा लें तो इंसान की अकल दंग रह जाती है कि रब किस किस तरह इंसान को बचाए हुए है। और फिर आपने ये कैसे सोच लिया कि आपका बेटा जिसे अल्लाह ने इंसान बनाया है वो बेकार होगा? अगर अल्लाह ने इससे बोलने की सलाहियत ले ली तो देखें इसे कितना बड़ा हुनर दे दिया है। आप अपने मोहल्ले में निगाह दौड़ाए, ये जो फयाज की उम्र के लड़के हैं, गज गज भर लंबी उनकी जबानें हैं, मगर वो इस जबान से क्या अच्छा काम ले रहे हैं। सारा दिन बाहर बैठे गालियां बकते रहते हैं। मेरी अम्मी ने मेरी बातें सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो जल्दी से फयाज के पास गई तो हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगी थी। फयाज ने मुस्कुराकर अम्मी को सीने से लगा लिया था और फिर मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गई। शादी के 3 दिन मुझे फयाज ने ही तैयार किया था। अब फयाज के हुनर की शोहरत दूर दूर तक जा पहुंची थी। मैं अपने घर में बस गई थी। मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी, मगर मेरी खाला अब सास बन चुकी थी। उसने तो जैसे कसम ही उठा ली थी कि मुझे बसने नहीं देना। मैं खाला के इस रवैये पर शजदर थी। मेरी शादी को 7 माह हुए तो घर से खबर आ गई कि अब्बू अब हम में नहीं रहे। मेरे तो सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा था। रोती धोती अपने शौहर के साथ घर पहुंची, जहां बाप की मैयत मेरे ही इंतजार में रखी हुई थी। अभी मैं अब्बू के साथ दिल की बातें भी न कर पाई थी कि शोर उठने लगा कि नमाज जनाजा का वक्त हो चुका है। अब्बू को आओ और सिस्कियों में रुखसत कर दिया गया था। इतने बड़े गम के बाद हम सब टूट गए थे। दुनिया की होश ही नहीं रही थी। यूं ही अब्बू का 40वां भी हो गया। तब फयाज मेरे पास आया और इशारे करने लगा। वो कहना चाहता था कि बाजी, जाने वाला तो चला गया है, अब हमें भी चाहिए कि जिंदगी में आगे बढ़ जाएं। आप भी अपने घर वापस चली जाएं। मुझे खाला और सफदर भाई की खामोशी बहुत डरा रही है। मैं फयाज की बात सुनकर चौंक पड़ी थी। फयाज हम सबसे ज्यादा समझदार था। उसने ठीक बात कही थी। मुझे अब ख्याल आया था कि अब्बू के 40वें पर भी मेरा शौहर और सास हमारे घर नहीं आए थे। मैं जल्दी से उठी और अपना सामान पैक करने लगी। तब हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई तो डाकिया मेरे नाम का खत पकड़ा कर चला गया था। मैंने जब वो खत खोला तो बेहोश होकर गिर पड़ी थी, क्योंकि उस खत में तो मेरी तलाक थी। मेरी खाला अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी। मैं बेतहाशा रोती रही, वावेला करती रही, मगर अब सब कुछ बेकार हो गया था। कोई इतना बेहिस कैसे हो सकता है? ये भी ख्याल नहीं किया कि बाप मरा है मेरा। मैं इतना बड़ा गम कैसे सहूंगी? मेरी तलाक की खबर ने ना सिर्फ मुझे अंदर ही अंदर से खत्म कर दिया था, बल्कि मेरी अम्मी और भाई को भी निहायत गमगीन कर दिया था। मैं सारा सारा दिन घर पर पड़ी रहती थी। इस मुश्किल के वक्त में मेरा भाई ही हमारा सहारा बना था। उसने मुझसे कहा, बाजी, आप भी मेरे साथ पॉलर का काम सीख लें। मेरा काम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। मैं तनहा ये सब संभाल नहीं सकता। मैंने सोचा कि घर पर यूं बेकार भी तो पड़ी हूं, क्यों ना अपने भाई का हाथ बढ़ाने लगूं। फयाज ने मुझे 1 हफ्ते में ही प्लकिंग और थ्रेडिंग वगैरह करना सिखा दिया था। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि अब मैं थोड़ा बहुत अपना कमाने के काबिल हो चुकी थी। अब मैं दुल्हनें तैयार करने के सपने देखने लगी थी, क्योंकि मेरा भाई एक दुल्हन को तैयार करने के 50,000 से कम चार्ज नहीं किया करता था। मैं हर वक्त सोचती रहती कि कब मैं इस काबिल हो जाऊंगी कि दिन का 50,000 कमाने लगूं, क्योंकि मुझे अपने मुस्तकबिल के लिए कुछ पैसे पसे पुश्त करके रखना थे। मेरा मुस्तकबिल क्या होना था मुझे कुछ भी इल्म नहीं था। लेकिन मैंने अब गौर किया तो मेरे सामने ये चौंका देने वाली हकीकत आई कि मेरा भाई तो मेरे सामने दुल्हन तैयार करता ही नहीं है। मेरा दिल एकदम से बुझ सा गया था कि क्या मेरा भाई अपना हुनर मुझसे छुपा रहा था? अगर हाँ, तो वह ऐसा क्यों कर रहा था? मैंने 1-2 बार फयाज से कहा
कि मुझे दुल्हनों का मेकअप करना सिखा दो, तो वो कहता, इस काम तक पहुंचने के लिए तुम्हें बहुत देर लग जानी है, पहले बेसिक चीजें तो सीख लो। मेरा दिल 100 किरचियों में बट गया था। दिल तो चाहता था कि ये थ्रेडिंग और प्लकिंग वाला काम भी छोड़ दूं, मगर फिर दिल में ख्याल आता कि अब मैं अपनी वालदा के आगे 100-200 के लिए हाथ फैलाती अच्छी लगूंगी। बस इसी मजबूरी के तहत मैं ये मामूली सा काम जारी रखे हुए थी कि शायद एक ना एक दिन मेरे भाई को मुझ पर रहम आ ही जाए। मेरा भाई जब भी कोई दुल्हन तैयार करता तो दूसरे कमरे में ले जाया करता था। मैंने सोचा कि जब फयाज दुल्हन को तैयार करने के लिए उसे दूसरे कमरे में ले जाया करेगा तो मैं भी खिड़की में खड़ी होकर उसका मेकअप देखती रहा करूंगी, और जब देख देख कर मैं ये काम सीख जाऊंगी तो खुद ही फयाज के सामने मेकअप करके चली जाऊंगी कि फयाज देखो, मुझे भी मेकअप करना आ गया है, तुम मुझे भी कोई दुल्हन तैयार करने के लिए दे दिया करो। आज जैसे ही एक लड़की तैयार होने के लिए हमारे घर आई तो फयाज उसे दूसरे कमरे में लेकर चला गया। वो बड़ी महारत से मेकअप करने में मसरूफ था। जब मेकअप हो गया तो दुल्हन बोली, फयाज साहब, आप मेरे दुपट्टे के पल्लू को भी गिरह बांध दें। फयाज कमरे के दूसरी जानिब चला गया और बंद मुट्ठी में कुछ ले आया। उसने वो चीज दुल्हन के दुपट्टे के साथ बांध दी थी और फिर इशारे से बोला कि इस गिरह की वजह से तुम अपने ससुराल वालों के दिलों पर राज करोगी, मगर खबरदार, गिरह 1 साल से पहले मत खोलना, नहीं तो तुम्हें तलाक हो जाएगी। मैं तो ये सब देखकर ही सजदा रह गई थी। मुझे अब समझ आया कि मेरा भाई मुझसे चोरी छुपे दुल्हनें क्यों तैयार करता है। न जाने उसके हाथ ऐसी क्या चीज लगी है जिसके तहत लड़की अपने ससुराल वालों के दिलों पर राज करती है। मेरे दिल में एकदम से फयाज के लिए शिकवा आ गया कि उसने ये चीज मेरे पल्लू से क्यों ना बांधी। अगर उसके पास कोई जादू था ही तो उसने मुझे क्यों ना दिया, मेरा घर भी बच जाता। मैं जल्दी से खिड़की से हट गई थी। अब मेरे दिल में बहुत ज्यादा तजस्सुस था कि आखिर मेरे भाई ने उस लड़की के दुपट्टे से क्या बांधा था। मैंने इस चीज की सुनगुन लेने का फैसला ले लिया था, इसीलिए मोहल्ले में निकल आई। तब मुझे पता चला कि हमारी पड़ोसन की बेटी मैके आई हुई है। उसकी शादी 8 माह कबल हुई थी। मैं जल्दी से उनके घर घुस गई। वो लड़की बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। मैं बोली, कहो किरण, ससुराल में कैसी गुजर रही है? वो बोली, तौबा है बाजी, मेरे ससुराल वाले तो इतने कमीने थे कि उन्होंने शादी के शुरू वाले दिनों में ही मुझे नाको चने चबवा दिए थे। मेरी सास बात बेबात मुझे कहती थी कि मैं तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी, और सच माने तो मुझे ये तलाक हो ही गई थी अगर आपके भाई ने मेरे दुपट्टे के साथ गिरा न बांधी होती। लेकिन अब तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने ससुराल में राज कर रही हूँ। सच कहूँ तो मेरी सास भी मुझसे पूछ कर लेती है। मैं उस लड़की की बातें सुनकर दंग रह गई थी। मैं बोली, किरण, उस गिरह में क्या बांधा था फयाज ने? वो बोली, बाजी, मुझे कुछ इल्म नहीं है। फयाज भाई ने कहा था कि शादी के 1 साल बाद ही ये गिरह खोलनी है, अगर पहले खोल ली तो तुम्हें तलाक हो जाएगी। मैं बहुत अजीब से एहसास में मुब्तला हो गई थी, इसीलिए वहां से उठकर चली गई थी। मैंने सोचा कि ये बात फयाज से पूछती हूँ, क्या पता वही मुझे बता दे। मैं घर पहुंची तो फयाज सहन में लेटा हुआ था। मैं उसके पास जाकर बैठ गई और बोली, फयाज, मैं आज बहुत दिनों बाद मोहल्ले में निकली थी। हर जबान पर तुम्हारी तारीफ थी। लोग तुम्हें झोलियां भर भर कर दुआएं दे रहे थे। सब कह रहे थे कि तुमने उनकी बेटियों के दुपट्टे पर कुछ ऐसा बांधा कि जिससे वो अपने घरों में राज कर रही हैं। मुझे भी बताओ फयाज, ऐसा कौन सा जादू तुम्हारे हाथ लग गया है? फयाज झेंप गया था। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। वो मुस्कुराकर इशारे करने लगा कि बाजी, मैंने क्या बांधना है, ये तो बस अल्लाह का करम है। मैं भी मुस्कुराकर वहां से उठ गई थी, जबकि मेरा वजूद गुस्से से कांप रहा था। मैंने सोच लिया था कि फयाज का सच जानकर ही रहूंगी, इसीलिए मैंने अपना दिमाग लड़ाना शुरू कर दिया था। बहुत ज्यादा सोचो विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची थी कि मैं झूठ मूठ की दुल्हन फयाज के पास तैयार होने के लिए भेजूंगी। चूंकि वो दुल्हन झूठ मूठ की होगी और मेरी भेजी हुई होगी, तो मैं उसके दुपट्टे की गिरह खोलकर अंदर पड़ी चीज देख लूंगी। मैंने इस मकसद के लिए अपनी सहेली से राब्ता किया था। मैंने उससे कह दिया था कि अपनी काम वाली को आज के दिन हमारे घर भेज देना, मुझे उससे काम है। यूं मैंने उस लड़की को सारी बात समझा दी थी कि तुमने फयाज के पास जाकर कहना है कि दुल्हन बनने आई हूँ। वो फयाज के पास गई तो वो उसका मेकअप करने के लिए रजामंद हो गया था। मैं अब बड़ी मुतफक्किर थी कि आगे न जाने क्या होना है। वो लड़की तैयार होकर घर से निकल गई थी। मैं भी जल्दी से उसके पीछे ही भागी थी। मैंने उससे दुल्हन वाला दुपट्टा ले लिया था और बोली, फयाज ने ये गिरह बांधते हुए तुम्हें कुछ कहा भी था क्या? उसने इस बात में सर हिला दिया और बोली, उन्होंने एक पर्ची भी मुझे थमा दी थी जिस पर लिखा हुआ था कि इस गिरह को 1 साल से पहले नहीं खोलना, नहीं तो तलाक हो जाएगी। लेकिन अगर तुमने इस गिरह को यूं ही अपने पल्लू पर बांधे रखा तो तुम उस घर की मालकन बन जाओगी, मगर शर्त यह है कि जब भी तुम्हें अपने ससुरालियों की कोई बात बुरी लगेगी तो तुम उनसे शिकवा करने के बजाय अपना दुख इस गिरह को बताओगी। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। मैंने उससे वो दुपट्टा लेकर अपनी सहेली की मुलाजमा को वापस उसके घर भेज दिया था।
अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा था। मैं देखना चाहती थी कि आखिर इसके अंदर है क्या। यूं जैसे ही शाम हुई, मैं अपने कमरे में उस दुपट्टे को ले गई थी। मैंने बेड पर बैठकर जल्दी से गिरह खोल दी। उसमें एक कागज पड़ा था। मैं सारी कहानी समझ गई थी कि जरूर मेरा भाई किसी जादू वगैरह के काम में मुलविस था। मैंने डरते डरते वो कागज खोला तो वो खाली था। मैं तो ये देखकर तंग रह गई थी। क्या मेरा भाई लोगों को धोखा दे रहा था? मुझसे अब ये सब मजीद बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए जल्दी से भाई के कमरे में चली गई। मैंने दुपट्टा और कागज उसके कदमों में फेंक दिया था। मैं बोली, ये सब क्या है? फयाज के चेहरे पर कर्ब ही कर्ब था। वो मेरे रूबरू आकर खड़ा हो गया और इशारों में मुझसे सवाल करने लगा। बाजी, आपको तलाक क्यों हुई थी? मैं उससे इस किस्म के सवाल की तवक्को नहीं कर रही थी। मैं बोली, क्योंकि खाला ऐसा चाहती थी। वो कहने लगा, खाला ऐसा क्यों चाहती थी? मैं गुस्से में आ गई थी, क्योंकि मुझे बीते दिनों की सारी ज्यादतियां याद आने लगी थी जो उन्होंने मेरे साथ की थी। मैं बोली, क्योंकि मैं उनकी टक्कर की थी। वो मुझे एक बात सुनाती थी तो मैं उन्हें 3 बातें सुनाती थी। वो मुझे डराना चाहती थी, जबकि मैं उनकी आंखों में आंखें डालकर इस तरह गूंज कर जवाब देती थी कि वो सहम जाया करती थी। फयाज ने इशारा किया, कहने लगा, बिल्कुल बाजी, यही बात थी। आपको तलाक आपकी बदजबानी की वजह से हुई थी। आप चाहती थी कि शादी के पहले दिनों से ही सब कुछ आपको ट्रे में रखकर मिल जाए, मगर हर माशरे के कुछ कवायद व ज़वाबित होते हैं। हमारे माशरे की सास का दिल इतना बड़ा नहीं है कि वो अपनी बहू की राजधानी को कबूल कर ले। बहू भी आगे से निडर मिल जाए तो तलाक पक्की है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी तलाकें इसी वजह से होती हैं, बल्कि तलाक की 100 में से एक वजह ये भी है। मैंने आपकी तलाक के बाद लड़कियों से ये कहना शुरू कर दिया था कि वो अपने ससुराल जाकर जबान पर काबू रखें, मगर लड़कियों ने मुझसे मेकअप करवाना ही छोड़ दिया था। इसका हल मैंने ये निकाला कि मैं खाली कागज दुपट्टे से बांध दिया करता था। लड़की समझती थी कि शायद कोई जादू है। वो अपने ससुराल की हर सर्द गर्म हवा को बंद जबान से बर्दाश्त कर लेती थी और यूं 1 साल से पहले पहले हर चीज की मालकिन बन जाती थी, क्योंकि उसके ससुराली उसकी सबसे अच्छी तबीयत के कायल हो जाते थे। मैं अपने भाई की बात समझ गई थी। मेरा भाई सच में बहुत काबिल और समझदार था। उसने मेरे लिए दूसरा रिश्ता ढूंढा और मेरी शादी कर दी। रुखसती के वक्त उसने मेरे दुपट्टे के पल्लू से भी कुछ बांध दिया था और मैं ये देखकर हंसती थी, क्योंकि अब मैं हर चीज से अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।